हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो मैंने बनाया था उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैक्सिमम आई थिंक आउट ऑफ यू 29 स्टूडेंट्स ओनली 8 स्टूडेंट्स वॉच दैट वीडियो। तो मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग शायद सेम पैटर्न से बोर हो रहे हैं, डेली बाय डेली एक ही तरह का वीडियो आता है, और मे बी आप एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में नहीं है इस टाइम। तो शायद हो सकता है आप थोड़ा सा ऑब्वियस है कि आप बोरिंग फील करोगे, बट इस टाइम हम लोगों के पास एक्चुअल में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड इक्विपमेंट्स हैं, उसके थ्रू मैं कर सकती हूँ। अब इससे स्कूल से तो कुछ प्रोवाइडेड नहीं है एज सच, तो जो है खुद का है अभी तो। और दूसरी बात ये है कि आई डोंट नो कि अगर मैं कुछ परचेज कर भी लेती आप सबके लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट नो कि ये क्लासेस कब तक चलेंगी। अभी 31 अगस्त तक ऑर्डर है कि 31 अगस्त तक स्कूल नहीं खुलेंगे, तो गॉड नोस अबाउट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कुछ नहीं पता है। इवन कुछ चीज़ें मैंने परचेज भी की। एक्चुअली मैंने एक टैब परचेज किया था, और उसमें मैं सोच रही थी कि जिसमें मेरा पेन मूव कर सके, सो दैट कि वीडियोस जो है वो मोर इंटरेक्टिव बने। बट अभी सीन ऐसा है कि चाइना से जैसे डिस्प्यूट चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट में स्टॉक ही बहुत कम है, ठीक है। तो टैब अवेलेबल है, बट जो एसेसरीज है वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो बड़ा इशू आ रहा है, मैं क्या बोलूँ, मैं खुद को भी, मुझे मुझे अपने जो मैं अपनी मेरा जो अपना स्टडी रहता है वो भी बहुत अफेक्ट हो रहा है। बट स्टिल कैसे भी करके हम लोगों को इस सिचुएशन से ऊपर आना है, और खुद को मतलब एकदम आने वाली जो भी सिचुएशन है उसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मेरा एक काम तो यही था आपको बताना। तो नाउ आई विल स्टार्ट माई लेक्चर। The topic that we will study today is types of adsorption, ठीक है। देखिए ये जो टर्म है ना, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन, लेट मी जूम इट so that you can see it more clearly. ओके, ये जो टर्म है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ये टर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा कि सिमिलर से साउंड आता है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है कि क्या मैं एड्सॉर्प्शन बोल रही हूँ या फिर मैं एब्जॉर्प्शन बोल रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और दूसरा हमारा होता है जो केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। जैसे ही नाम से समझ में आ रहा है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब है वहां पर कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा होगा, और केमिसॉर्प्शन से हमको समझ में आया कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रही होगी, ठीक है, ठीक है, ओके। तो नाउ we will study the characteristics of physisorption. Physisorption मतलब physical adsorption। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन को ही फिजिसॉर्प्शन बोला जाता है, तो डोंट कंफ्यूज। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, दैट इज लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, ठीक है। मतलब ये जो एड्सॉर्प्शन होता है ये उतना स्पेसिफिक नहीं है। मतलब स्पेसिफिक समझते हैं ना, कि सपोज करो कि मेरी कुछ ईटिंग हैबिट्स हैं, ठीक है, और मैं कुछ पर्टिकुलर फूड खाती हूँ, ठीक है। तो मैं एक पर्टिकुलर चीज ही खा रही हूँ, मतलब मैंने उसको लिमिटेड कर रखा है। लाइक मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ वेजेस खाती हूँ और मैं पल्सेस वगैरह ये सब नहीं यूज करती, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिक हूँ किस चीज के लिए, वेजेस के लिए, ठीक है। अगर मैं ऐसे मेरे पास कोई रैंडम मेरी कोई चॉइस ना हो, मेरी कोई प्रेफरेंस ना हो, ठीक है, मतलब मैं कुछ भी खा सकती हूँ, वेदर पल्सेस, वेदर वेजेस और नॉन वेज एनीथिंग, ठीक है, तब मैं क्या हो जाऊंगी, तब मैं नॉन स्पेसिफिक हो जाऊंगी। स्पेसिफिक समझ के ना, जिनका किसी पर्टिकुलर सिचुएशन किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कुछ इंट्रैक्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि ये जो गैसेस हैं ये किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए कोई प्रेफरेंस शो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है सरफेस पर, और अगर वो फिजिक्स ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो गैसेस में स्पेसिफिसिटी दिखाएगा, मतलब ऑक्सीजन के लिए ज्यादा दिखाएगा या हाइड्रोजन के लिए कम दिखाएगा या हीलियम के लिए दिखाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये इनकी कोई प्रेफरेंस नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं फिजिक्स ऑप्शन में, जनरली कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा है नॉर्मल, उसमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो वंडरवाल्स फोर्सेस होते हैं। वंडरवाल फोर्सेस हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। आपको मैंने बताया था ये 3-4 टाइप्स के होते हैं ना,
डायपोल डायपोल है ना, डायपोल इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल इंड्यूस डायपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जहाँ पर कुछ जो इंट्रैक्शन होता है वो किस बेस पर होता है, चार्जेस पर। ठीक है, क्योंकि जो या तो मोमेंटरी चार्ज आ जाए उसके ऊपर या कोई परमानेंट चार्ज रहे। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, तो अपोजिट चार्जेस जैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो दो किसी मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन रहेगा तो ऑब्वियसली दे विल इंट्रैक्ट। ठीक है, तो वो है यहाँ पर वंडरवाल फोर्सेस यहाँ पर रोल प्ले करेगा। एज सच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा है नेचर ऑफ एडसोर्बेट। मैंने बताया था आपको एडसोर्बेट क्या होता है, दो टर्म्स बताई थी ना, एक तो एडसोर्बेट और दूसरा एडसोर्बेंट। एडसोर्बेट क्या होता है, जो एडसोर्ब हो रहा है किसी के सरफेस पर। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि अगर हम चारकोल ऐड कर दें, एनिमल चारकोल किसी कलर्ड सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट जिसकी वजह से कलर आ रहा था वो एनिमल चारकोल के सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल चारकोल जिसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हुआ है वो तो एड्सोर्बेंट है, और जो कलर्ड कंपोनेंट्स एड्सॉर्ब हुए हैं वो एड्सोर्बेट है। ठीक है, तो नेचर ऑफ एड्सोर्बेट कैसा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो इजिली लिक्विफिएबल गैसेस है, इसलिए लिक्विफिएबल गैसेस मतलब जिनको लिक्विफाई करना इजी है, डिफिकल्ट नहीं होता जिनको लिक्विफाई करना। आपको पता है हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, कैसे लिक्विफाई करते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर, है ना। एक लिक्विफाइड गैस आप अपने घर में भी देखते हो, एलपीजी। ठीक है, ओके, तो वो गैसेस जो इजीली लिक्विफिएबल हैं, मतलब उनको हम बोलते हैं कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर, जिसके अबव, मान लो किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 343 केल्विन है। ओके, 343 केल्विन किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो इस टर्म से हमको ये समझ में आता है कि 343 केल्विन से ऊपर अबव किसी भी टेम्परेचर पर आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लीजिए वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो एक एक अपर लिमिट है। ठीक है, जिसके ऊपर अगर आपने कोई भी, अगर मान लो 343 था ना टेम्परेचर उसका, अगर मैंने बोला कि मैंने 344 केल्विन कर लिया, 344 केल्विन मेरा टेम्परेचर है, तो अगर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 343 केल्विन रहा तो 344 पे मैं जितना मर्जी प्रेशर लगा लूं वो जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, तो इजिली लिक्विफाइबल गैसेस का जनरली क्रिटिकल टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो या तो आप ऐसे समझिए, दोनों ही टर्म्स में समझना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको कैसे भी पुट कर सकता है। या तो आप याद रखिए कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है जो इजिली लिक्विफाइबल गैसेस हैं, और ऐसी जो गैसेस हैं वो इजिली फिजिक्स ऑप्शन में चली जाती है। ठीक है, क्लियर। और इसमें देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एब्सॉर्ब्स मोर सल्फर डाइऑक्साइड देन मीथेन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को ज्यादा एब्सॉर्ब कर रहा है एज कंपेयर टू मीथेन। तो कारण क्या है, सल्फर जो डाइऑक्साइड है उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज 630 केल्विन, and whereas critical temperature of methane is 190 Kelvin। तो किसका ज्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर, डेफिनेटली सल्फर डाइऑक्साइड का ज्यादा है। मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो इजिली लिक्विफिएबल है, और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब मेरी इजिली लिक्विफाइड हो जाएगी और ये फिजिक्स ऑप्शन में इजिली जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन एक्टिवेटेड चारकोल पर ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू मीथेन। वेट फॉर 1 मिनट, लाइट चली गई। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, रिवर्सिबल नेचर। ठीक है, रिवर्सिबल समझते हैं ना, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। जितनी रिएक्शन
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है। तो यहाँ पर याद रखना कि जो फिजिक्स ऑप्शन है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब जैसे कोई सॉलिड और गैस की इंट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको गैस का एड्सॉर्प्शन किसी भी सॉलिड सरफेस पर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा गैस और सॉलिड के बीच में, साथ में आपकी हीट रिलीज होगी, ठीक है। और टाइम के साथ साथ ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल भी रहेगी, मतलब जितना आपका गैस, जितना तो नहीं, ऑलमोस्ट, अगर कुछ गैस आपकी एड्सॉर्ब हो रही है तो कुछ गैस आपकी वापस उस सरफेस से निकल भी रही है, ठीक है। तो जनरली जो आपके फिजिकल प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबल कुछ एक्सटेंट तक होते हैं, तो फिर रिवर्सिबल नेचर रहेगा आपके फिजिक्स ऑप्शन का। अगर मैं इस रिएक्शन पर, ये जो सॉलिड प्लस गैस, ये जो रिएक्शन लिखी है, इस पर अगर मैं लीच-चैटलियर प्रिंसिपल लगाऊं, लीच-चैटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इतना ज्यादा एप्लीकेशन है, आपको हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन दिख रहा होगा, सॉल्यूशन में भी दिखा था, है ना, अब इसमें भी दिख रहा है, आगे भी दिखेगा, ठीक है। तो लीच-चैटलियर प्रिंसिपल अगर नहीं आता तो प्लीज 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 उसको एक बार अच्छे से कर लो, क्योंकि उसके बिना तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे पेपर में। तो यहाँ पर देखो ली-चैटल प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो यहाँ पर रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक, है ना, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो साफ साफ पता है कि हीट इवोल्व होगा, डेफिनेटली होगा। अगर हीट इवोल्व हो रही है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। अगर मैं इस रिएक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इस रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, तो क्या मेरी रिएक्शन, जो मेरा इक्विलिब्रियम है, वो फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा या फिर बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा? आप मुझे सोच के बताएं, क्या रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड में प्रोसीड करना चाहिए, बैकवर्ड में? आपको पता है अगर पहले ही हीट निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैंने ऊपर से और ज्यादा टेम्परेचर लगा दिया, तो मैंने सिस्टम को क्या किया, मैंने इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर दिया। समझ रहे हो ना, आपका पेट भर गया है खा खा कर, और मैं आपको ऊपर से और खिला रही हूँ, तो आप ऑब्वियसली आप बीमार पड़ जाओगे, आप डिस्टेबलाइज हो जाओगे, है ना। तो पहले ही टेम्परेचर बढ़ रहा था, ऊपर से और टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो मेरी रिएक्शन डिस्टेबलाइज हो जाएगी, मतलब मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगी, मेरी रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड में क्यों जा रही है, क्योंकि इफ यू ऑब्जर्व दिस रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये जो हीट है ये एब्जॉर्ब हो रही है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। गैस सॉलिड प्लस हीट विल गिव यू सॉलिड प्लस गैस, तो मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो उसका जो हीट मतलब रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आप उसको हेल्प कर रहे हो, आप एक एज अ हेल्पिंग हैंड हो, ठीक है, क्योंकि आप उसको हीट चाहिए, है ना। आप समझते हो ना, जैसे विंटर्स में क्या होता है कि हमको गर्मी चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे रूम में बिठाऊं जिसका थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, ओके, तो ऑब्वियसली यू फील मोर कंफर्टेबल, है ना, सेम हियर, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज योर सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो क्या सरफेस एरिया का इफेक्ट रहेगा, तो जाहिर सी बात है जो एड्सॉर्प्शन है, मैंने बताया था आपको एड्सॉर्प्शन जो है, और वो सरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि सरफेस फिनोमिना मतलब जो सरफेस के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस होगा तो जाहिर सी बात है उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, है ना, वेरी क्लियर। तो सरफेस जो होगा ज्यादा होना चाहिए अगर आपको एड्सॉर्प्शन ज्यादा कराना है। नाउ फिफ्थ वन इज योर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन कैसे रहेगी, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, किसी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए आपकी जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है दैट इज क्वाइट लो, दैट इज योर 20 to 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई गैस एड्सॉर्ब होती है किसी सरफेस पर तो हीट रिलीज होती है, वो जो हीट रिलीज हुई है दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। ओके, ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए
हीट कम इवोल्व होती है, वो कह रहा है अराउंड 20 to 40 किलो जूल पर मोल। नाउ दिस ऑप्शन आपको समझ में आ गया। 5 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं जी, पहले बता दूं। पहली बात, ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी हमको देखने को मिलता है। इनका किसी रिएक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक इंट्रैक्शन नहीं रहता फिजिक्स ऑप्शन में, ठीक है। दूसरी बात, एड्सॉर्बेट के नेचर पर डिपेंड करता है ना, मैंने बताया था इजिली लिक्विडेबल गैसेस जो है इजिली एड्सॉर्ब हो जाती हैं। तीसरा यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो रिएक्शन होती है फिजिक्स ऑप्शन में, जो भी मतलब प्रोसेस हो रहा है दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है, ओके। और ये जो रिवर्सिबल रहेगा तो आपको पता है इसमें मैंने आपको ली शटल प्रिंसिपल भी लगाकर दिखा दिया, ओके। फिफ्थ वन क्या था, एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया, ठीक है, एड्सॉर्बेंट जितना ज्यादा सरफेस एरिया रखेगा उतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी, वेरी क्लियरली। नाउ फिफ्थ वन इज योर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो हमने पढ़ा कि जैसे ये प्रोसेस जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, तो जो हीट इवोल्व होगी इस प्रोसेस में वो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन कहलाएगी, और इन प्रोसेस के लिए एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्वाइट लो रहती है, उतनी ज्यादा नहीं रहती, ठीक है, क्लियर। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज योर केमिसॉर्प्शन या फिर कहिए केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो केमिसॉर्प्शन में आपको समझ में आया कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी डेफिनेटली, एज सच वंडरवॉल फोर्सेस का कोई रोल नहीं होगा जैसे फिजिक्स ऑप्शन में हो रहा था। तो हाई स्पेसिफिसिटी बिल्कुल अपोजिट चल रहा है फिजिक्स ऑप्शन से। ये जो आपका केमिसॉर्प्शन है ये काफी स्पेसिफिसिटी दिखाता है। ऑब्वियस सी बात है, जो केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर ऐसा नहीं होता है कि किसी सब्सटेंस की या किसी रिएक्टेंट की, मान लो कोई मेरा सबस्ट्रेट है वो सभी गैसेस के साथ इक्वली रिएक्ट करे, है ना। आपको पता है केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड डिसोसिएशन वगैरह, देयर सो मेनी एंथैल्पीज इन्वॉल्व, ठीक है। तो हर चीज के लिए हर जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट रहता है। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर, सॉरी उल्टा बोल गई, ये हाईली स्पेसिफिक है। ये किसी पर्टिकुलर के लिए, एक पर्टिकुलर गैस के साथ मे बी ज्यादा एड्सॉर्प्शन शो करेगा और किसी दूसरी गैस के लिए मे बी ये ज्यादा एड्सॉर्प्शन शो ना करे, ठीक है। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग आपको पता है हर बार उसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है। तो सभी गैसेस के लिए सेम तरह की केमिकल बॉन्डिंग कभी भी नहीं होती, ठीक है। नाउ इरिवर्सिबिलिटी, मतलब ये जो केमिसॉर्प्शन होता है ये इरिवर्सिबल होता है। फिजिक्स ऑप्शन तो हमारा रिवर्सिबल था, बट ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, ओके। और एक चीज आपको यहाँ पर एक पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ही होंगे तो क्योंकि ये इस तरह के जो पॉइंट्स हैं अक्सर इन पर असर्शन और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उस वहां पर इन पर क्वेश्चन बन जाता है। और ये जो होता है कि आप लोग क्या करते हैं जनरली, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, मे बी ये सोचते हैं कि शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि फिजिक्स ऑप्शन ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड एट लो टेम्परेचर may change into केमिसॉर्प्शन at high temperature। मतलब अगर कोई फिजिक्स ऑप्शन किसी कम टेम्परेचर पर हो रहा है, ठीक है, और आपने उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वो जो प्रोसेस है वो केमिसॉर्प्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप समझ रहे हैं क्यों हुआ ये? मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर कोई रिएक्शन होती है ना, कोई भी रिएक्शन किसी दो रिएक्टेंट के बीच में होती है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सब कुछ वहां पर होता है, और इन सब चीज के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना। हो सकता है लो टेम्परेचर पर उतना एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं था, सॉरी इतना एनर्जी अवेलेबल नहीं था लो टेम्परेचर पर, उस वजह से उस टाइम पर फिजिक्स ऑप्शन हो रहा था। पर जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने, तो हमने देखा कि उनको इनफ एनर्जी मिल गई और मे बी उन रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन पॉसिबल हो गया। दैट इज वाई यहाँ पर मे बी टेम्परेचर बढ़ने के साथ फिजिक्स ऑप्शन आपका केमिस ऑप्शन में चेंज होने की पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है। क्लियर? आई थिंक होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, सरफेस एरिया। तो एज यू नो दैट ऑब्वियसली एड्सॉर्प्शन जो है वो ही सरफेस फिनोमिना है, चाहे वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो या फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन हो, दोनों सरफेस पर ही हो रहे हैं। तो सरफेस बढ़ने से केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता है, इंक्रीज करता है, ओके। नाउ लास्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, है ना। आई थिंक अब तक भूले नहीं होंगे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन आप लोग। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई रहती है, आपको पता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी
प्रॉपर बॉन्ड बनते हैं, प्रॉपर बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट आपका स्टेबलाइज होता है किसी भी रिएक्शन में, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होना ही था। फिजिक्स ऑप्शन में एज सच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही थी, एज सच कोई डायरेक्ट कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, दैट इज वाई वहां पर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन कम था। ओके, तो इन्होंने एक कॉलम में भी दिखा दिया है, आप ऐसे भी इसको बिल्कुल बना के याद कर सकते हो। तो ये वही सब पॉइंट्स है जो हमने अभी तक पढ़े हैं, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। क्लियर? ओके, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 4 पॉइंट सेम है। ओके, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन। फिजिक्स ऑप्शन में कम टेम्परेचर फिजिबल रहता है, मतलब फेवरेबल रहता है। आपको ये मैंने अभी भी बताया, ऊपर जो पॉइंट बताया था कि लो टेम्परेचर पर जनरली फिजिक्स ऑप्शन होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिक्स ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो लो, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं होना है ना, वही सब पॉइंट्स हैं। तो लो टेम्परेचर पर आपका फिजिक्स ऑप्शन रहेगा और हाई टेम्परेचर आपका फेवरेबल होगा किसके लिए? केमिक्स ऑप्शन के लिए। नाउ नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। ये जो टर्म है आपके लिए न्यू है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि जब भी कोई दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होते हैं तो उनको ऑब्वियस सी बात है एक बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ना, एक एनर्जी उनको रिक्वायर्ड होता है सो दैट कि वो कुछ इंटरमीडिएट बना सके। ठीक है, तो वो जो एनर्जी होता है, जितना उनको इंटरमीडिएट बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, ओके, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो यहाँ पर तो कोई अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि कोई एज सच प्रोडक्ट नहीं बन रहा है ना, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, कोई रिएक्शन नहीं हो रही एज सच। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हाई रहेगी, केमिक्स ऑप्शन में हाई रहेगी, क्योंकि वहां पर प्रॉपर कोई ना कोई रिएक्शन प्रोसीड होगी। नाउ ये 8 पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया सरफेस एरिया वाला। एक ही 9th पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, आई थिंक ये अभी तक वाले पॉइंट्स में नहीं आया। इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑन एब्जॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, मतलब देखो फिजिक्स ऑप्शन जो होता है वो कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स में होता है। अब सरफेस जो मैंने बताया था, पहले भी बता चुकी हूँ, सरफेस एक्चुअली क्या है? अ सेट ऑफ लेयर्स है ना, अ सेट ऑफ लेयर्स है। तो फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है कि वंडरवाल फोर्सेस रोल प्ले करते हैं। तो एक जरूरी नहीं है कि एड्सॉर्बेट, जो एड्सॉर्बेट है आपका पहले लेयर पर ही इंटरेक्ट करे, वो सेकंड और थर्ड फोर्थ लेयर्स पर भी इंट्रैक्शन हो सकती है, वहां पर वंडरवाल फोर्सेस रोल प्ले कर रहे हैं। जबकि केमिक्स ऑप्शन होता है वो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर है। यूनिमॉलिक्यूलर लेयर मतलब एक ही लेयर पर होगा, फर्स्ट जो ऊपर लेयर होगी ना पहली, वहीं पर होगा, नीचे नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एज सच, क्योंकि कोई वंडरवाल फोर्सेस नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जो उसको नीचे की लेयर्स की तरफ तक भी लेकर जाए। वहां पर एक कोई केमिकल रिएक्शन हुई पर्टिकुलर और वो वहीं तक लिमिटेड रह गया, जिस सरफेस पर जिस लेयर पर उसकी रिएक्शन हुई वो वहीं तक लिमिटेड रह गया, वो नेक्स्ट लेयर तक क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि कोई इंट्रैक्शन ही नहीं हो पाया, है ना। इंट्रैक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वहां पर वंडरवाल फोर्सेस रोल प्ले नहीं करते हैं एज सच। ठीक है, ओके कर। और एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमने जो पढ़ना है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, आइसोथर्म क्या होगा आप खुद समझिए। आइसोथर्म मैं आपको बता दूं, वो ग्राफ जो आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं, आइसोथर्म क्या होते हैं? वो ग्राफ जो आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं। तो हमने एड्सॉर्प्शन का ग्राफ देखना है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यहाँ पर उन्होंने एक चीज बताई, एक फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडली जो बंदे हैं वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दिया था। ठीक है, क्लियर? तो इनके नाम से ही ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जाना जाता है। तो उन्होंने क्या एक इक्वेशन दी है, उन्होंने इक्वेशन प्रोवाइड की है। इक्वेशन क्या है? x बाय m इज इक्वल टू k p रेज टू पावर 1 बाय n एंड n इज योर ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये x क्या है, ये m क्या है ना। x जो है बच्चे आपका, वो है आपका मास ऑफ एड्सॉर्बेट। आप लिख लीजिए अगर कहीं पर नहीं लिखा हुआ तो क्या है x? x है आपका मास ऑफ एड्सॉर्बेट, जो आपकी गैस आके एड्सॉर्ब हो रही है ना सरफेस पर, तो गैस क्या है आपकी? एड्सॉर्बेट है ना। तो कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई है, दैट इज योर x है। एंड व्हाट इज m? m इज योर मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। उस सरफेस का क्या मास है जिसके ऊपर गैस एड्सॉर्ब हो रही है, तो m इज योर मास ऑफ एड्सॉर्बेंट।
व्हाट इज के इज योर कांस्टेंट एंड व्हाट इज पी इज योर प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर की कितनी पावर 1/n, n कैन बी एनी नंबर दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड कोई भी नंबर हो सकता है जो 1 से बड़ा हो। ठीक है, क्लियर? तो उन्होंने ये चीज बताई है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उन्होंने प्रोवाइड कर दी कि अगर हम इनकी मास के रेशियोस ले लें किसके, एडसोर्बेंट एंड एडसोर्बेंट की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये देखो, ये जो इक्वेशन है ये वही है y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पर इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखी है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इतने लेक्चर्स होने के बाद तो आपको वो आती होगी। तो y ये है, सपोज तो दिस इज योर y, x बाय m मैं y एक्सिस पर प्लॉट करूं, है ना, एंड p को मैं कहाँ प्लॉट करूं, x एक्सिस पर। y x बाय m को कर रही हूँ y एक्सिस पर और p को प्लॉट कर रही हूँ x एक्सिस पर। तो m क्या हो गया आपका, m हो गया k। ठीक है, एंड c क्या हो गया, यहाँ पे प्लस में कुछ है नहीं है, तो c जो कि आपका इंटरसेप्ट होता है वो 0 हो गया। मतलब यहाँ जो ग्राफ की जो लाइन शुरू होगी वो ओरिजिन से शुरू होगी, यहाँ से ओरिजिन से शुरू होगी। अगर इंटरसेप्ट होता है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, तो लाइन जनरली इंटरसेप्ट की वैल्यू से, जैसे मान लो -3 का सॉरी +3 का इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे मान लो 3 का वैल्यू है, तो यहाँ से लाइन शुरू होता, तो 0 से होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने अलग अलग टेम्परेचर पर स्टडी करके दिखाया है। ये जो लाइन है ये किस टेम्परेचर पर स्टडी की गई है, 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके, सेकेंड इज योर 244 केल्विन एंड थर्ड इज योर 195 केल्विन। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, जैसे ये तीन लाइंस इन्होंने दिखाई है, तीन ग्राफ्स दिखाए हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर, है ना, ऑब्वियस सी बात है 273 ज्यादा है 244 से और 193 और सबसे कम है। तो टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि P और ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ अपलिफ्टेड हो रहा है ना, ये आप देख रहे हो। क्लियर? यहाँ पर इन्होंने इस वाली इक्वेशन पर 5.1 पर log लिया है, टेक log ऑन बोथ साइड्स। log ले लो, log लिया यहाँ पर तो क्या लिखूंगी, log x बाय m इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे log लूंगी तो क्या होगा, ये दो टर्म है जो प्रोडक्ट में है ना, दो टर्म अगर प्रोडक्ट में होती है log m इंटू n, है ना, याद है, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, log m प्लस log n, तो log k प्लस log p। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि p की पावर क्या है 1/n, है ना, p की पावर है 1/n, तो यहाँ पर भी एक और फॉर्मूला लगेगा, log x रेज टू पावर a, log x रेज टू पावर a विल बी इक्वल टू a इंटू log x। ठीक है, तो a यहाँ पर क्या होगा, a आपका 1/n है। ठीक है, तो a आपका आगे आ जाएगा, जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, देन log x मतलब log p। ठीक है, वैसे मैं काम करूंगी, मैं ग्रुप में एक बार फिर से फॉर्मूला एक पेज पर लिखकर सेंड कर दूंगी, सो दैट कि आप जब ये लेक्चर स्टार्ट करें तो आप फॉर्मूला से रिलेट कर सकें। और ये चीजें तो मतलब बिल्कुल अब ये मैं बार बार बताने की बातें नहीं है, 11th में भी बताया है, पहले बीच में पीछे काइनेटिक्स वाले चैप्टर में भी ये फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं। अब एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाँ, अब देखो ये जो इक्वेशन है ना 5.2, इस पे इन्होंने ग्राफ बनाया है, लोग लेकर उन्होंने ग्राफ बनाया है। अब इसको फिर से कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, है ना, कर दो कंपेयर इस वाली इक्वेशन को। x इन्होंने x पे x सॉरी y एक्सिस पर ये लोग प्लॉट करेंगे log x बाय m को, y एक्सिस पर ये क्या प्लॉट कर रहे हैं, log x बाय m को, x एक्सिस पर क्या प्लॉट करेंगे ये log p, log p आपने देखो यहाँ पे x एक्सिस पर प्लॉट कर दिया, और log x बाय m, इसको इधर शो करते हैं थोड़ा सा, इट्स नॉट विजिबल है, log x बाय m हमने y एक्सिस पर प्लॉट कर दिया। समझ में आ गया, तो y और x समझ में आया, m क्या है 1/n, है ना, m की वैल्यू x के साथ क्या होता है, जो टर्म होती है वो m होती है, तो m जो आपका स्लोप होता है बेसिकली दैट इज योर 1/n। तो स्लोप क्या देगा आपको, स्लोप की वैल्यू होगी 1/n।
log k क्या है बच्चे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग c है ना। c माने इंटरसेप्ट, c आपका क्या होता है इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट होता है। मतलब लाइन जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, एक पॉइंट से जिसकी वैल्यू log k है। मान लो ये पॉइंट है, इसकी यहाँ से 0 से और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है log k के इक्वल है, तो लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, log k कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। हाँ, यहाँ पर एक चीज हमें देखनी है, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम, ये आज कराऊं कि नहीं कराऊं, नहीं ये मैं कल कराऊंगी, आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, आप इतना पढ़ लेना। नेक्स्ट ये वाला टॉपिक जो मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।